हेलो दोस्तों, आप सभी का डायरेक्शन विजन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और आज हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का दूसरी क्लास डिस्कस करेंगे सिलेबस में। दूसरी क्लास और ये क्लास सेमेस्टर एग्जाम के साथ साथ, चूँकि ये जो क्लासिफिकेशन वाला लोड है ये सेमेस्टर एग्जाम के साथ साथ कंपटीशन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। इसमें उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को बता देगा। ये क्लासिफिकेशन ऑफ लोड, ये सिर्फ लोड का क्लासिफिकेशन नहीं है, ये पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बहुत ही मेहनत से इस फिगर के तौर पर बनाया गया है। आप पूरी वीडियो को देखेंगे जरूर और पूरी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लोड के लिए। लोड का क्लासिफिकेशन तीन टाइप से किया जाता है। पहला जो लोड का क्लासिफिकेशन किया जाता है वो आपका अकॉर्डिंगली टू डायरेक्शन ऑफ लोड विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन, और इसको हम नेचर ऑफ लोड मतलब अकॉर्डिंग टू नेचर के रूप में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ लोड विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन। यदि सपोज कि ये कोई अवयव है और इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया है तो इसको हम किसके अनुसार लगाए हैं, क्या इस क्रॉस सेक्शन के लंबवत लगाए हैं या क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लगाए हैं, तो इसकी किस डायरेक्शन में आप लगाए अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ लोड विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन। हालांकि हम लोग फिगर भी आगे डिस्कस करेंगे। और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड और इंटेंसिटी ऑफ लोड। इसका लोड का क्लासिफिकेशन हम जो पढ़ाते हैं वो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब बीम पढ़ाया जाता है तो इसका पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड या इंटेंसिटी ऑफ लोड, और उसका भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से बीम वाला चैप्टर आप पढ़ लेंगे। अकॉर्डिंग टू लोड एक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू लोड मतलब एक्शन किस प्रकार से है टाइम के रिस्पेक्ट में, हम लोग इसको देखेंगे इसका तीसरा पार्ट। और तीसरा पार्ट हम लोग लोड का क्लासिफिकेशन तब ज़्यादा डिटेल में जाते हैं जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे होते हैं। मतलब शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम या मैकेनिकल प्रॉपर्टी जब स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर हम लोग अकॉर्डिंग टू लोड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में स्टडी और डायनामिक लोड देखा जाता है। आज जो हम लोग सबसे ज़्यादा जो फोकस करेंगे दैट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ लोड विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन, जिसको अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ लोड भी बोलते हैं। इसका जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, बाकी इन दोनों का क्लासिफिकेशन हम लोग अलग अलग चैप्टर में करते हैं। इस वाले का वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप देख लेंगे। कंसंट्रेटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड, कंसंट्रेटेड मोमेंट आदि आदि। हम लोग सबसे ज़्यादा जो आज की क्लास में फोकस करेंगे जिस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिपेंड करता है, मैक्सिमम चैप्टर, और हम लोग यही देखेंगे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ लोड विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन। पहला इसमें आता है नॉर्मल लोड, और हम फिगर बनाएंगे लेकिन थोड़ा सा नॉर्मली समझेंगे। यदि किसी क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर जो लोड कार्य करता है उसको नॉर्मल लोड कहते हैं। दूसरा होता है शियर लोड, यदि हम सेक्शन के पैरेलल कोई लोड लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं शियर लोड। और नॉर्मल लोड को भी दो प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। पहला होता है एक्सियल लोड, दूसरा होता है एसेंट्रिक लोड। एक्सियल लोड और दूसरा होता है एसेंट्रिक लोड। एक्सियल लोड का मतलब होता है, हालांकि हम लोग फिगर भी डिटेल करेंगे, बस आप नाम देख लीजिए यहाँ पर ताकि आपको मालूम चल जाए कि नॉर्मल लोड को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो एक्सियल लोड या तो टेंसाइल हो सकता है या तो कंप्रेसिव हो सकता है। एसेंट्रिक लोड भी, यदि हमारा लोड अक्ष से पास करता है तो उसको एक्सियल लोड, यदि लोड अक्ष से पास नहीं करता है तो उसको एसेंट्रिक लोड, उत्केंद्रीय भार कहते हैं। एक केंद्रीय भार और दूसरा हिंदी में बोलते हैं उत्केंद्रीय भार। केंद्रीय भार मतलब जब लोड केंद्र में लगता है, उत्केंद्रीय भार मतलब जब केंद्र से थोड़ा सा हट के लगता है। लेकिन ये दोनों ही या तो नेचर में टेंसाइल हो सकता है या तो नेचर में कंप्रेसिव हो सकता है। इस वजह से हम दोनों को टेंशन और कंप्रेशन एक जैसा दिखा दिए हैं। और यहाँ आते हैं शियर लोड को, तो शियर लोड को भी क्लासिफाई किया जाता है, जो कि आप यही आप थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मतलब यही जो स्टूडेंट्स होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं यहाँ पर कि शियर लोड को जनरली बस सिर्फ शियर लोड को परिभाषा के रूप में जान लेते हैं और उसी के द्वारा आप कॉन्सेप्ट आगे कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि गलत है। आज आप देखेंगे कि शियर लोड का क्लासिफिकेशन भी दो पार्ट में किया जाता है। पहला आपका ट्रांसवर्स लोड होता है, दूसरा एसेंट्रिक ट्रांसवर्स लोड होता है, और इसको फिगर को समझाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। ट्रांसवर्स लोड और एसेंट्रिक ट्रांसवर्स लोड क्या होता है हम लोग फिगर इसके बाद डिस्कस करेंगे। बाकी इधर वाला जितना मैटर देख रहे हैं वो अलग अलग, जब भी हम शियर बीम स्टार्ट करेंगे तो इस लोड को पढ़ाते हैं,
और जब आपको हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं इस लोड को हम पढ़ाते हैं। अभी जो हम लोड मेन पढ़ेंगे जिसके वजह से हम लोग आगे स्ट्रेस स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसमें हम ये वाला लोड स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोड का क्लासिफिकेशन आप समझ गए होंगे कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक नॉर्मल दूसरा शियर। नॉर्मल को एक्सियल या एसेंट्रिक बोलते हैं और या तो यह तनाव हो सकता है या संपीड़न हो सकता है। शियर भी आपका दोनों हो सकता है, या ट्रांसवर्स शियर या एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर हो सकता है। और इसके लिए हमने फिगर बनाने का बहुत हद तक प्रयास किया गया है कि आप सभी को कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाए और पूरा सहयोग रहेगा कि आप बिल्कुल जो आपका अभी हम लोग डिस्कस किए एकदम A to Z आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इस फिगर के माध्यम से। देखिए, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ लोड विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन, यानी हम पूरा फोकस आपका इसमें कर दिए हैं। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ लोड विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन मतलब इस वाले पार्ट में हम पूरा इस वीडियो के माध्यम से जुड़े रहेंगे। बाकी ए और ए दोनों अलग वीडियो में आपको मिलेगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं इस फिगर को। अब एक एक फिगर को ध्यान से आप देखिएगा। हमने एक ब्लॉक देखा और ए है ABCD, फिर उसके बाद EFG। ये आपका कुछ इस प्रकार से फिगर है और ये आइसोमेट्रिक फॉर्म में बनाया गया है जिसमें लंबाई है, इसकी हाइट है और इसका विड्थ है, या लेंथ है, विड्थ है और थिकनेस है। यदि इसको थिकनेस मान लेंगे तो ये थिकनेस है और ये आपका विड्थ हो जाएगा और ये आपका लेंथ हो जाएगा। हम लोग ये जो आप देख रहे हैं इसको हम बोल सकते हैं कि यह क्रॉस सेक्शन है। क्या है? क्रॉस सेक्शन है। इस क्रॉस सेक्शन में हम लोग 3 अक्ष बनाए हैं। देखिए, ये आपका इंडिकेट जहाँ पर एक पॉइंटर दिख रहा है, ये आपका एक्स अक्ष बनाए हैं और ये वाला आपका वाई अक्ष बनाया गया है और इधर जस्ट इसके परपेंडिकुलर ये जेड अक्ष बनाया है। लेकिन आप स्वतंत्र हैं, आप जेड वाले को भी एक्स मान सकते हैं और इसको वाई मान सकते हैं और इसको जेड मान सकते हैं। जो हम बनाए हैं ये आपका एक एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष और जेड अक्ष। सिमिलरली बीच में हमने एक काट दिया। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये आपका एक्स अक्ष की डायरेक्शन है, ये आपका वाई अक्ष की डायरेक्शन है और इससे जो ए इधर आ रहा है वो जेड अक्ष का डायरेक्शन है। सिमिलरली यदि यहाँ पर भी वहीं देख लीजिए, ये आपका क्रॉस सेक्शन है और इसमें आपका ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। बस हमने नाम दिया हूँ, दैट इज द रेक्टेंगुलर एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ एक्स, डायरेक्शन ऑफ वाई एंड डायरेक्शन ऑफ जेड। जितना जितना चीज हम बोल रहे हैं बस उतना ही दिमाग में बैठाएंगे, बाकी एक एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ बताए हैं कि कोई क्रॉस सेक्शन है जिनमें हमने 3 अक्ष माने हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। अब आप बताइए, यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन है। यदि हम लोग ये हॉरिजॉन्टल इसको मानते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और ये आपका वर्टिकल वाई एक्सिस और ये आपका परपेंडिकुलर जेड एक्सिस, मतलब एक आपका ए एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसमें एक अक्ष जो होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल लंबाई वाला अक्ष होता है और बाकी 2 अक्ष होता है वो ट्रांसवर्स एक्सिस होता है। सुनिएगा ध्यान से, इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक जो अक्ष है वो लंबाई वाला अक्ष है और बाकी 2 जो अक्ष हैं वो आपका ट्रांसवर्स अक्ष होता है। लंबाई की दिशा वाले को लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस और लंबाई के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन में जो अक्ष होता है उसको ट्रांसवर्स अक्ष कहते हैं। आप बताइए कि इसमें जेड अक्ष जो इधर माना गया है उसको हम लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस मान सकते हैं अभी के लिए। बाकी जो वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, आप बताइए इसको क्या मान सकते हैं। तो आप कहेंगे भाई एक्स एक्सिस जो है ये जेड एक्स के परपेंडिकुलर है तो यह ट्रांसवर्स अक्ष होगा। वाई अक्ष भी है जो जेड एक्स के परपेंडिकुलर है, मतलब ये क्या है, ये ट्रांसवर्स अक्ष होगा। यानी इस क्रॉस सेक्शन, ये इसका नाम है CDGF में ये जो क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है इसमें 3 अक्ष हैं, 2 ट्रांसवर्स अक्ष और एक आपका लॉन्गिट्यूडिनल अक्ष है। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 आपका ये अक्ष आपका ट्रांसवर्स है, ये भी ट्रांसवर्स है, बाकी ये वाला जो अक्ष है ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल अक्ष है। ये आपका ट्रांसवर्स अक्ष है दोनों और ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल अक्ष है। आप समझ गए होंगे। अब आपको हम प्लेन समझाते हैं, एक एक प्लेन समझाते हैं। देखिए, ये आपका वाई है, पॉइंटर देखते रहिएगा।
आज यदि इसको समझ लेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब लोड आगे जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ेंगे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई मोमेंट कहाँ से आया, टार्क कौन से ऐसी लोड को टार्क बोलते हैं। मोमेंट रटते होंगे लेकिन एक्चुअल मोमेंट कौन सा लोड क्रिएट करेगा, कौन से क्रॉस सेक्शन पर हम लोग लोड लगाएंगे कि मोमेंट आएगा, और कौन से क्रॉस सेक्शन पर किस डायरेक्शन में लोड लगा देंगे तो ट्विस्टिंग होगा, कब शेयर होगा, कब खिंचाव होगा, कब संपीड़न होगा, सब पूरा का पूरा इसी में आपको मिल जाएगा। बस एक एक चीज देखते रहिए। हमने बताया पहले तो आपको एक कार्ड दिखा दिया, हमने 3 अक्ष का नाम दिया भाई, एक एक्स मानेंगे, एक वाई मानेंगे, एक दूसरे को जेड मानेंगे। हमने बताया जो लंबाई वाली दिशा में होगा उसको लॉन्गिट्यूडनल बोल दीजिए, लेकिन जो उसके लंबवत होगा उसको ट्रांसवर्स बोलेंगे। इसका नाम दे दिया गया है, एक्स एक्स आपका ट्रांसवर्स एक्स एक्सिस बोलेंगे, वाई को ट्रांसवर्स वाई एक्सिस, और जेड को आप लोग बोलेंगे अभी लॉन्गिट्यूडनल बोल देंगे। हम लोग क्रॉस सेक्शन समझाने का प्रयास किया गया है। अब बताइए ट्रांसवर्स, इसका नाम दिया गया है, ए वाला ट्रांसवर्स एक्सिस, इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड, इस वाले कार्ड को राइट हैंड साइड कार्ड और इस वाले को लेफ्ट हैंड साइड कार्ड बोलेंगे, या राइट हैंड साइड प्रोफाइल प्लेन या प्रोफाइल प्लेन, इसको बोलते हैं प्रोफाइल प्लेन या प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन यक्स वाई यहाँ लिखा गया है, इसका मतलब क्या है कि भाई यक्स वाई प्लेन है। पहले ए देखिए, ए डायरेक्शन आपका एक्स है, तो यही ए वाला जो डायरेक्शन है वो एक्स का डायरेक्शन है, और ए वाला जो पॉइंटर दिख रहा है ये आपका वाई का डायरेक्शन है। तो इसमें देख रहे थे डायमेंशन तो ये वाई वाला है और ये वाला क्या है, वो एक्स वाला है। तो इस वजह से ये जो प्लेन होगा वो क्या है, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा है, एक्स वाई। तो एक्स वाई प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पर भी ये भी आपका एक्स वाई प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और ये भी आपका एक्स वाई प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो इसमें जितना भी आप काटते जाएंगे उस प्लेन का नाम क्या है, एक्स वाई है। समझ गए होंगे। तो जितना भी काटेंगे सब कुछ उसका नाम आपका एक्स वाई प्लेन होगा, क्योंकि इसकी डायमेंशन एक आपका एक्स है और ये आपका वाई है। यदि कोई लड़का, यदि स्टूडेंट्स को आपको जेड मानता और इसको आपका वाई मानता है तो इसको वाई जेड हो जाता है। लेकिन जिस हिसाब से हम लोग यहाँ रिप्रेजेंटेशन किए हैं, ये आपका एक्स है और ये वाला वाई है, और इस वजह से इसको हम एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। समझ लीजिए, सिमिलरली ये और सिमिलरली ये। आपको ये समझ में आ गया। अब आते हैं हम इसको ऊपर वाले को। ऊपर वाले को इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन, या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसको ट्रांसवर्स प्लेन बोलेंगे या हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलेंगे। एकदम धीरे धीरे कई बार हम बोल दे रहे हैं, इस वजह से कि बहुत कंफ्यूजन होता है। सब लोग सोम पढ़ तो लेते हैं लेकिन एकदम कंफ्यूजन में हमेशा रहते हैं, लेकिन बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा इसके बाद। इसको ट्रांसवर्स प्लेन बोलते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो आपको दिख रहा होगा, नाम दिया है BEFC। ये जो प्लेन आपका पूरा दिख रहा है ये आपका ट्रांसवर्स प्लेन और या हॉरिजॉन्टल प्लेन। यदि नाम इसका दिया होगा कि भाई कौन सा प्लेन है तो बताइए इसकी डायमेंशन कौन सी डायरेक्शन वाला है, तो कहेंगे जेड वाला डायरेक्शन वाला। BC कौन से डायरेक्शन में है, जेड में। बाकी BE कौन से डायरेक्शन में है तो कहेंगे ए वाला एक्स में। तो यक्स जेड प्लेन इसको बोलते हैं। कौन सा प्लेन बोलते हैं, यक्स जेड। अभी फेस वाला नाम लेंगे, अभी इसको आप रहने दीजिए, अभी मत समझिए इसको क्या है। बस आप ये समझिए कि इसको एक्स वाई प्लेन और इसको एक्स जेड प्लेन बोलते हैं। समझ गए। अब एक और आता है जो आपको ये दिख रहा है, ये प्लेन जो फ्रंट में एकदम सीधा दिख रहा है, ABCD। अभी ए वाला ये काट क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं फ्रंट सरफेस। क्या बोलते हैं, फ्रंट सरफेस। लेकिन और क्या नाम देते हैं, जिसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। क्या है ये, हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्योंकि इसी में हमारा एक्स अक्ष लगा है। और ये क्या है, वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन क्यों है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में ये प्लेन बना है। यदि इसको हम कौन सा प्लेन नाम देंगे तो बताइए, तो आप कहेंगे भाई AD है कौन से डायरेक्शन में, तो कहेंगे जेड डायरेक्शन में। फिर कहेंगे AB कौन से डायरेक्शन में है, कहेंगे वाई डायरेक्शन में। तो जेड और वाई आपका प्लेन होगा, मतलब यहाँ पर YZ प्लेन हो जाएगा, यहाँ YZ प्लेन होगा। अब आपसे कभी भी कोई पूछेगा तो भी आप बता लेंगे। ऐसा कभी सेक्शन दिया हो, ये वाला इसका नाम क्या है तो आप बता ले जाएंगे क्या है, एक्स वाई है। इसका क्या नाम है, कहेंगे एक्स जेड प्लेन है। इसका क्या नाम है, कहेंगे YZ प्लेन है। तो इसको हम प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, इसको हम ट्रांसवर्स प्लेन बोलते हैं, और इसको हम हॉरिजॉन्टल यानी कि वर्टिकल प्लेन बोला जाता है। फ्रंट सरफेस वर्टिकल। अब हम फेस की बात करते हैं। देखो एक्स फेस यहाँ लिखे हैं हमने, और यहाँ वाई फेस, और यहाँ पर हम जेड फेस बोलते हैं। तो कहने का मतलब जिस प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, जिस ए वाले सेक्शन पर जो अक्ष कार्य करता है
मतलब वो कौन से फेस पर कार्य कर रहा है। ये जेड एक्स इसी पर काम कर रहा है, मतलब ये कौन से फेस पर कार्य कर रहा है, जेड फेस पर, इसलिए इसका जो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका नाम हम जेड फेस बोलेंगे। अभी इसका नाम हमने एक्स जेड प्लेन माने हैं, लेकिन इस प्लेन पर कौन सा अक्ष काम कर रहा है वर्टिकली, तो कहेंगे वाई अक्ष, तो वाई फेस बोलेंगे। तो यह एक फेस है जो जिस पर हम वाई अक्ष इसके परपेंडिकुलर ये वाला कार्य कर रहा है, इसको हम वाई फेस बोलेंगे। यदि इसका नाम आपसे पूछा जाए तो बताएंगे कौन सा फेस, तो कहेंगे देख रहे हैं ये एक्स वाला लग रहा होगा इसके परपेंडिकुलर, तो इसको हम एक्स फेस बोलते हैं, यहाँ एक्स फेस। तो ये तो था फिगर बस समझाने का तरीका, हमने इसमें काफ़ी मेंशन किया था, मतलब इसको एकदम डिटेल बनाए हैं और एक एक चीज़ आपको डिस्कस भी कर दिए। इसको आप एकदम समझ लेंगे। यदि आप कभी भी आपको लग रहा है फिर से डाउट है तो वीडियो को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, आपको फिर से क्लियर हो जाएगा, एक दो बार में क्लियर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं लोड का जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे थे, जो लोड लगाया गया है उसके लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर पहले P1 को P2 P3 हम इधर भी लगा सकते थे, लेकिन इधर कुछ ज़्यादा लोड हो जा रहा था, नामांकन हो जा रहा था, इस वजह से हमने सेम चीज़ को यहाँ समझाने का प्रयास इस सेक्शन पर किए, राइट हैंड वाले लेफ्ट हैंड वाले पर। तो ये आपका P1 है, एक P2 लोड लगाया गया है, एक P3 लोड लगाया गया है, बस यही समझाना है आपको। P1 क्या है, P1 क्या है, P2 क्या है, P3 क्या है। लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसमें डिटेल हमने एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बनाया है, वर्टिकल प्लेन बनाया है। देखो ये काट करके इस वाले को हमने यहाँ ले आ दिया, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलेंगे, और ये वाला जो आपको दिख रहा है फ्रंट जहाँ पर वर्टिकल प्लेन, इसको हम वर्टिकल प्लेन बोलेंगे, और इसको जो बगल वाले कुछ साइड को हमने यहाँ कर दिया, इसको प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलेंगे। ये वाला बॉटम सरफेस या हॉरिजॉन्टल प्लेन ये नीचे की तरफ होता है, और ये आपका इधर आपका ट्रांसवर्स प्लेन हो जाएगा, सिंपल सा। यहाँ हमने कुछ डिफिनीशन लिखे हैं, उसको आप समझेंगे कि भाई यक्स यक्स वाई वाई जेड जेड एक्सिस आर द सेंट्राइडल एक्सिस। अब सेंट्राइडल क्या होता है, जहाँ पर मतलब संपूर्ण एरिया कार्य करता है जिस प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन का, उसको सेंट्राइड बोलते हैं, और उस सेंट्राइड से जो एक्सिस पास करता है उसको सेंट्राइडल एक्सिस कहते हैं। मतलब यदि ये हॉरिजॉन्टल पूरा ये क्रॉस सेक्शन है, मान लेंगे हॉरिजॉन्टल, तो इसका सेंट्राइड यदि इसके बीच में कार्य कर रहा है तो इसी में से एक्सिस यदि पास करेगा तो इसको सेंट्राइड बोलते हैं, या यहाँ से यदि पास करेगा तो इसको सेंट्राइड कहते हैं। तो एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्सिस आर द सेंट्राइडल एक्सिस ऑफ द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड विच इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब एक्स एक्स या वाई वाई और जेड जेड एक्सिस है जो सेंट्राइडल एक्सिस प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन पर कार्य करता है। ये वाला जो हमारा यहाँ पर सेंट्राइडल अक्ष है, यहाँ तीन अक्ष कार्य कर रहा है, एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड, और दोनों सभी आपस में परपेंडिकुलर है। पहला लाइन यही समझाया गया है। दूसरा में हम जेड जेड एक्सिस इज द पोलर एक्सिस या सेंट्राइडल एक्सिस। जेड जेड एक्सिस को हम पोलर एक्सिस या सेंट्राइडल एक्सिस कहते हैं, और इट इज द परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द क्रॉस सेक्शन। यह प्लेन है और इसी के परपेंडिकुलर कार्य करता है। जैसे एक कोई काट है और इसी के परपेंडिकुलर कोई लोड कार्य कर रहा है जेड वाला, तो समझ जाएंगे कि ये वाला क्या है, एक पोलर एक्सिस है, पोलर एक्सिस है। नेक्स्ट आपका एक्स एक्स हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स एक्सिस है। इस फिगर में जो एक्स एक्स है हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स एक्सिस है, इसका नाम दिया गया है। और हॉरिजॉन्टल सेंट्राइडल एक्सिस विच आर द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, हॉरिजॉन्टल सेंट्राइडल एक्सिस विच आर इन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए यही समझना है, ये जो एक्स एक्स अक्ष है ये प्लेन में कार्य करता है। देखिए ये वाला लाइन है, तो यहाँ से क्या है, ये सपोज कि कोई ये पेन है, ये आपका जेड है, जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, लेकिन एक्स क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये इसी में कार्य कर रहा है, इसी में कार्य कर रहा है। मतलब ये कहा है कि ये इसी प्लेन में कार्य कर रहा है। तो इसी इन द प्लेन हमने यहाँ लिखा है कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सेंट्राइडल एक्सिस विच आर इन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द जेड जेड एक्सिस। मतलब इसी प्लेन में आपका हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स अक्ष कार्य करता है, लेकिन जेड से ये 90 डिग्री बना रहा है। आपका फिर सिमिलरली वाई वाई एक्सिस इज द वर्टिकल ट्रांसवर्स एक्सिस होता है। वर्टिकल सेंट्राइडल एक्सिस विच आर इन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, वर्टिकल सेंट्राइडल एक्सिस विच आर इन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू जेड जेड। और सिमिलरली यदि बात करते हैं
ये वाई वाई, ये वाई वाई, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, और ये वाला लॉन्गिट्यूडनल हो गया। तो वर्टिकल भी इसी प्लेन में कार्य कर रहा है। तो ये वर्टिकल इसी प्लेन में कार्य कर रहा है, इस वजह से यहाँ दिखाया गया है कि वर्टिकल ट्रांसवर्स एक्सिस, वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस विच आर इन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू जेड जेड। मतलब उसी प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन में कार्य कर रहा है, लेकिन जेड जेड अक्ष से आपका 90 डिग्री का कोण बनाता है। फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इधर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल अक्ष क्या है, तो हमने बताया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन विच इज द ज्वाइनिंग द सेंट्रोइडल ऑफ एवरी क्रॉस सेक्शन। मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन है, इसको प्रत्येक क्रॉस सेक्शन हम बना दिए, इसका सभी का सेंट्रोइड को मिला दीजिए, और लिखा गया है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन विच इज ज्वाइनिंग द सेंट्रोइड ऑफ एवरी क्रॉस सेक्शन एंड कॉन्साइड ऑफ द पोलर एक्सिस ऑफ एवरी क्रॉस सेक्शन। जो पोलर एक्सिस से क्या हो, कॉन्साइड कर जाता हो, तो वही आपका लॉन्गिट्यूडनल अक्ष हो जाता है। लॉन्गिट्यूडनल अक्ष का मतलब क्या होता है, कहेंगे यह एक प्रकार का इमेजिनरी लाइन होता है जो सभी क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड को हम लोग ज्वाइन करते हैं, जो पोलर अक्ष को कॉन्साइड कर जाता है। पोलर अक्ष को क्या करता है, कॉन्साइड कर जाएगा। फिर से सुन लेंगे, लॉन्गिट्यूडनल अक्ष क्या होता है, सभी क्रॉस सेक्शन का सेंट्रोइड को हम लोग मिलाते हैं जो कि पोलर अक्ष को कॉन्साइड कर जाता है, तो उसको हम बोलेंगे कि वह एक लॉन्गिट्यूडनल अक्ष है। मतलब जेड जेड वाले को हम बोल देंगे कि यह लॉन्गिट्यूडनल अक्ष हो जाएगा। अब आते हैं लोड को समझाने के लिए, चूंकि डिटेल आपका पूरा हो गया कि कौन सा काट है, कहाँ है, कैसे हैं। अब हम लोग लोड लगाते हैं इस पे, और यही लोड बताएगा कि हमारे किसी भी काट पर कौन से नेचर का लोड लगेगा। तो पहला हमने बताया P1 को, तो P1 देखिए यह एक लॉन्गिट्यूड अक्ष से पास कर रहा है, इसलिए हम लोग बोल देंगे कि यह एक प्रकार का एक्सियल लोड है। और यदि यह बाहर की तरफ खिंचाव में लग रहा है, जैसे इधर लग रहा है उसी प्रकार से इधर में आप बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे एक्सियल टेंसाइल। क्या बोलेंगे, एक्सियल टेंसाइल लोड। और यदि यह P2 बात करते हैं तो यह तो अक्ष से नहीं लग रहा है, अक्ष से कुछ दूरी पर हट के लग रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एसेंट्रिक एक्सियल टेंसाइल। और यदि यही नेचर सेम कंप्रेसिव में लग रहा है तो एक्सियल एसेंट्रिक कंप्रेसिव लोड बोलेंगे। देखिए यहाँ लिखे हैं एक्सियल टेंसाइल लोड P1, एसेंट्रिक एक्सियल टेंसाइल लोड P2, जो ये वाला P2 कुछ दूरी पर हट करके, और सिमिलरली P3 एसेंट्रिक एक्सियल कंप्रेसिव लोड हमने बताया इस फिगर में इसको। तो आप समझ गए होंगे कि एक्सियल लोड क्या होता है, एसेंट्रिक लोड क्या हो सकता है। एक्सियल लोड भी टेंशन कंप्रेशन दोनों हो सकता है, और एसेंट्रिक लोड भी टेंशन और कंप्रेशन दोनों हो सकता है। ये आपको क्लियर हो गया आपको। और इधर आते हैं ट्रांसवर्स लोड के केस में। अब देखिए ये वाई अक्ष पर हमने लोड लगाया है, ये बताइए कौन से डायरेक्शन में लोड लगाएं, कहेंगे ट्रांसवर्स लोड, ट्रांसवर्स अक्ष में। लेकिन ट्रांसवर्स तो दो अक्ष होता है, एक आपका वर्टिकल ट्रांसवर्स एक्सिस होता है और एक आपका हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स एक्सिस होता है। जब हमारा कोई ट्रांसवर्स लोड कार्य करता है किसी अवयव पर, तो वहां पर शेयर होता है, तो ये भी शेयर करेगा क्योंकि ट्रांसवर्स लोड कार्य करता है। आपका एक्स अक्ष भी ट्रांसवर्स एक्स एक्सिस है, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस ये भी है, और ये भी ट्रांसवर्स लोड है, तो ये भी शेयर है। ये आपका उसी सेंट्राइड से पास करता है, ये सेंट्राइड से कुछ दूरी पर पास करता है। ये ट्रांसवर्स लोड है, ट्रांसवर्स वर्टिकल ट्रांसवर्स लोड बोल सकते हैं, एसेंट्रिक वर्टिकल ट्रांसवर्स लोड इसको बोल सकते हैं। ये भी हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स लोड है, इसको एसेंट्रिक हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स बोल सकते हैं। मतलब ये लगाएंगे कर्तन होगा, अब इसको लगाएंगे तो कर्तन होगा कि और क्या होगा हम लोग आगे डिटेल देंगे। लेकिन अभी फिलहाल में इसमें जो हम लोग डिस्कस किए थे ट्रांसवर्स लोड और एसेंट्रिक ट्रांसवर्स लोड, इसको हमने फिगर में समझाने का प्रयास किया है। यह आपका ट्रांसवर्स लोड है, लेकिन ट्रांसवर्स दो अक्ष होता है, एक वाई वाला भी है और एक्स वाला भी है, तो इसको हम वर्टिकल ट्रांसवर्स लोड बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ से यदि कुछ दूरी पर हट के लगा दिए तो इसको हम लोग एसेंट्रिक ट्रांसवर्स लोड इधर भी बोल देंगे। यहाँ पर ये आपका P6 जो लोड लगा है ये आपका ट्रांसवर्स लोड है, जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स लोड। लेकिन यदि कुछ दूरी पर लगा देंगे तो यह भी एक एसेंट्रिक हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स लोड बोल सकते हैं। इसका भी हमने लिखा हूँ वर्टिकल ट्रांसवर्स शियर लोड। देखिए यहाँ पर P6 वर्टिकल ट्रांसवर्स शियर लोड, फिर हमने इसको डिटेल दिया वर्टिकल एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड,
हमने इसका डिटेल दिया। वर्टिकल एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड आप समझ गए होंगे। फिर हमने डिटेल दिया हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स शियर लोड जो दिखाया गया है फिगर में, और हॉरिजॉन्टल एसेंट्रिक ट्रांसवर्स लोड ए वाला जो हमने डिस्कस किया था, ये P7। तो आपको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि P1 क्या है, P2 क्या है, P3 क्या है, P4, P5, P6, P7 इतने लोड हम लोग डिस्कस किए हैं। अभी इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल हम अभी नहीं जा पाए हैं। अब थोड़ा सा आप महसूस करेंगे इसमें कि सपोज कि एक लोड इधर से लोड लग रहा है, दैट इज द ट्रांसवर्स वर्टिकल ट्रांसवर्स एसेंट्रिक लोड, यानी शेयर लोड ये भी हैं। और कहीं हम इसको भूल जाएंगे, P5 सिर्फ इधर लोड लग रहा है, सिमिलरली इधर से एक लोड लगा दिए, इधर से क्या कर दिए, एक लोड लगा दिए। हम लोग लोड यहाँ एक लगा देते हैं, अभी दिखा देते हैं यहाँ पर लोड लगा करके। सपोज कि ये वाला हटा करके एक हम लोड लगा दिए ऐसे यहाँ पर। अब बताइए ये दोनों ही आपस में इस अक्ष से कुछ दूरी पर ये हैं और कुछ दूरी पर ये हैं, लेकिन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है। ये भी आपका एसेंट्रिक वर्टिकल ट्रांसवर्स शियर लोड है, ये भी एसेंट्रिक वर्टिकल ट्रांसवर्स लोड है। जब दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के बल कहीं पर कार्य करते हैं, दैट इज द फॉर्म ऑफ द मोमेंट ऑफ द कपल, ये क्या करेगा, इस पूरी क्रॉस सेक्शन को घुमाने का प्रयास करेगा। और हम इसको इधर से पकड़ लें, एक इधर से जो आपको दिख रहा है पॉइंटर, यदि इधर से हम बांध दे तो ये वाला इसको ट्विस्ट करेगा। तो एक ट्विस्ट करेगा तो आप समझ गए होंगे कि ये जो हम लगा रहे हैं ट्रांसवर्स को एसेंट्रिक दिखा रहे हैं। और तो जाहिर सी बात है एसेंट्रिक यदि दिखाएंगे तो इस पूरे को क्या करेगा, मरोड़ेगा, मतलब इसको घुमाएगा ऐसे। तो इसको हम हटा देते हैं अभी फिलहाल में। तो आप समझ गए होंगे कैसे यहाँ पर मरोड़ किस बल की वजह से आ सकता है, कि कहीं यदि ऐसा होगा। या समझेंगे यदि इसको हटा देते हैं, इसको छोड़ दीजिए, इसको बांध दीजिए, यहाँ पर इसको बांध दीजिए और यहाँ पर बहुत हैवी लोड दीजिए, तो क्या करेगा, जैसे ये यहाँ रखा गया है, इसको बांध दिए हैं और ये आपका अक्ष है। और कहीं हम ऐसे इधर लोड एक तरफ देते हैं, एक तरफ यहाँ लोड देते हैं, तो ये क्या करेगा, ऐसे घूमेगा ऐसे। यदि ऐसे लोड देंगे तो क्या करेगा, ऐसे घूमेगा। तो इसकी वजह से क्या करेगा, ट्विस्ट होने का पॉसिबिलिटी आएगा। तो आगे चल के ट्विस्टिंग भी हम लोग देखेंगे, कौन से लोड की वजह से कहाँ पर लगा देंगे तो ट्विस्ट होने की पॉसिबिलिटी आता है। ये तो यहाँ हो गया। सिमिलरली यदि हम हॉरिजॉन्टल जो शियर लोड को यदि हम कहीं शिफ्ट करा देते हैं, एसेंट्रिक शिफ्ट करा देते हैं, तो ये वाला कुछ इधर को ऐसे ट्विस्ट करेगा, ये भी क्या करेगा, ट्विस्ट करेगा। तो ये आप समझ गए हैं कि आपका जब शियर लोड एसेंट्रिक हो जाता है तो उसमें ट्विस्टिंग की पॉसिबिलिटी बन जाएगा, मतलब मरोड़ आने की पॉसिबिलिटी बन जाता है। चलिए अच्छा यहाँ देखते हैं, यदि इस लोड को देखिए इसको भूल जाते हैं, एक बार इसको भूल जाइए। अभी P1 को सिर्फ P3 और P2 आपस में एक इधर लगा है और इधर लगा है। दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के यदि मान लीजिए यदि बल लगते हैं तो यहाँ पर ये क्या करेगा, मोमेंट ऑफ कपल क्रिएट करेगा और ये पूरा बीम को ऐसे ऊपर की तरफ बेंड करने का प्रयास करेगा। यदि यहाँ पकड़ ले, इसको बांध दे इधर, तो ये वाला क्या करेगा, एक ऐसे मोड़ने का प्रयास करेगा। तो आप बेंडिंग का नाम सुने होंगे। बेंडिंग जो नेचर हमने पहले वाले लेक्चर में बोला था कि बेंडिंग होगा, ट्विस्टिंग होगा, टेंशन होगा, कंप्रेशन होगा, तो यहाँ बेंड होगा। तो आप लोड तो वहीं लगा रहे हैं लेकिन कहीं एसेंट्रिक हो जा रहा है जिसकी वजह से बेंडिंग हो जा रहा है। तो आप देख रहे हैं ना, लॉन्गिट्यूडनल अक्ष से हम लोग कुछ ऊपर और नीचे शिफ्ट करा रहे हैं, तो यहाँ पर ये बेंड होने की पॉसिबिलिटी लग रहा है। मतलब लॉन्गिट्यूडनल अक्ष से कुछ दूरी पर हम लोग लोड एसेंट्रिक कर रहे हैं तो यहाँ बेंडिंग होने की पॉसिबिलिटी आ रहा है। यदि ट्रांसवर्स लोड को हम शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, ट्विस्ट होने की पॉसिबिलिटी आ रहा है। ये फिगर में है। अब देखिए हम यहाँ पर एक टेबल बनाए हैं और इसी फिगर की मदद से पहले हमने बताया कि एक्सियल लोड, पहले वाले में लोड ऑन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब हम लोग लोड प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन में कहाँ लगा रहे हैं, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, पोलर एक्सिस हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर एक्सियल लोड कहाँ लगता है, प्लेन ऑफ यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड पासिस थ्रू द सेंट्राइड। देखिए बोला गया है सही कि नहीं, एक्सियल लोड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड पासिस थ्रू द सेंट्राइड, ये सेंट्राइड से पास करता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं एसेंट्रिक लोड, यही एसेंट्रिक लोड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन बट अवे फ्रॉम द सेंट्राइड। देखिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, प्लेन के परपेंडिकुलर है लेकिन अवे फ्रॉम द सेंट्राइड, सेंट्राइड से थोड़ा सा दूर पर है।
तो यहाँ तो हम लोग ए वाला देख लिए। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल से पास करता है कि नहीं, तो लॉन्गिट्यूडनल अक्ष के पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल अक्ष से पास नहीं करता है। लेकिन ए वाला क्या है, एलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एलॉन्ग द पोलर एक्सिस। ये क्या है, पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एंड पैरेलल टू द पोलर एक्सिस। पोलर एक्सिस में पास नहीं करता है, थोड़ा सा पैरेलल हो जाता है। और तीसरा हम लोग देखते हैं ट्रांसवर्स शियर लोड। ट्रांसवर्स शियर लोड मतलब पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड पासेस थ्रू द सेंट्रॉइड। पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, या चाहे इसको देखें चाहे इसको, दोनों बात एक ही है। चाहे ए वाला कॉन्सेप्ट देखिए चाहे ए वाला कॉन्सेप्ट देखिए, दोनों सेम होता है। पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन और पासेस थ्रू द सेंट्रॉइड, ये सही बात है। चलिए यहाँ पर हमने फिगर में देख लिया, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड पासेस थ्रू द सेंट्रॉइड हो गया। फिर लॉन्गिट्यूडनल से क्या कंडीशन है, परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्ट टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये जो हमारा पास कर रहा है ये लॉन्गिट्यूडनल अक्ष के परपेंडिकुलर भी हो रहा है और साथ में लॉन्गिट्यूडनल अक्ष को इंटरसेक्ट भी करता है। सिमिलरली उसी प्रकार से पोलर वाले को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्ट टू द पोलर एक्सिस एकदम सही है। अब आते हैं एसेंट्रिक ट्रांसवर्स में आ जाते हैं। एसेंट्रिक ट्रांसवर्स पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन बट अवे फ्रॉम द सेंट्रॉइड। पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन बट अवे फ्रॉम द सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड से हट के हैं लेकिन जो है प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के पैरेलल में है। हम लोग देख लिए पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन बट अवे फ्रॉम द सेंट्रॉइड, फिगर से आप देख लिए। परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल अक्ष के परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल बट डज नॉट इंटरसेक्ट टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये बताइए क्या यह लॉन्गिट्यूडनल अक्ष को इंटरसेक्ट कर रहा है? ट्रांसवर्स शियर लोड है, ये क्या लॉन्गिट्यूडनल अक्ष को इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं, लॉन्गिट्यूडनल अक्ष से परपेंडिकुलर तो बना रहा है लेकिन लॉन्गिट्यूडनल अक्ष को ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से पोलर वाला को भी डिस्कस, परपेंडिकुलर बट डज नॉट इंटरसेक्ट टू द पोलर एक्सिस। सिमिलरली ये वाला, सिमिलरली बेंडिंग कपल क्या होगा? बेंडिंग कपल क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। हमने बेंडिंग कपल बनाया, ये देख रहे हैं ना, ऐसे मोड़ने वाला, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि जब दो लॉन्गिट्यूडनल अक्ष से कुछ दूरी पर हमारा दो बल लग रहे हैं या तो एक प्रकार से यहाँ पर एक मोमेंट ऐसे क्रिएट करेगा। तो एक मोमेंट क्या है, एक प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे इसको, ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन है, सेक्शन के ऐसे परपेंडिकुलर काम करेगा, ऐसे मोड़ने काम करेगा। तो यही बोला गया है यहाँ पर, देखिए यहाँ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर बेंडिंग कपल काम करता है। अब आप समझ गए होंगे बेंडिंग कपल कैसे लगेगा। हमारा लॉन्गिट्यूडनल अक्ष से कुछ दूरी पर हम एसेंट्रिक लोड कर देते हैं, मतलब लॉन्गिट्यूडनल अक्ष के पैरेलल कुछ दूरी पर लोड लगाएंगे, वह बेंडिंग कपल जनरेट करेगा। और एलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के बेंडिंग कपल एलॉन्ग होगा। एक्ट अबाउट द आइदर, ये किसके अबाउट एक्ट करेगा? बेंडिंग कपल किसके अबाउट एक्ट करेगा? हॉरिजॉन्टल सेंट्राइडल एक्सिस या वर्टिकल सेंट्राइडल एक्सिस। बेंडिंग कपल जो एक्ट करेगा ये पूरा ऐसे बेंड होगा, ये जो पूरा बीम ऐसे बेंड होगा। तो बताइए बेंड होगा तो किसके अबाउट बेंड होगा? ये वाला कौन सी अक्ष है? हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स एक्सिस। यदि ये पूरा बेंड देख रहा है, पॉइंटर देखिएगा ऐसे, ये पॉइंटर देखिएगा, ये आपका ऐसे बेंड हो रहा है, तो किस अक्ष के अबाउट बेंड हो रहा है? हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स एक्सिस। यदि आपको वर्टिकल ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट बेंड होगा तो अंदर की तरफ बेंड होगा ऐसे। तो जो बेंडिंग कपल होगा ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स एक्सिस या वर्टिकल ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट बेंड होगा। फिर से देख लीजिए, यदि ये बेंड ऐसे होता है, ये बेंड ऐसे होता है, ये ऐसे बेंड होता है, तो किसके अबाउट ये बेंडिंग कपल जनरेट होगा? हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स एक्सिस। यदि ये अंदर की तरफ बेंड होता है तो किसके अबाउट होगा? वर्टिकल ट्रांसवर्स एक्सिस। तो आप समझ लेंगे कि बेंडिंग कपल जो जनरेट होगा वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट होगा या वर्टिकल ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट बेंडिंग कपल जनरेट होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ट्विस्टिंग कपल देखिए, ट्विस्टिंग कपल में क्या होता है? पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है जो ट्विस्टिंग कपल होता है, जैसे कि हमने ये बताया था, ये वाला, ये जो बेंड कर, ये इधर लोड लगा है, एक हम लोग इधर से लगा दिए, तो ये क्या करेगा? इसको ही इसी प्लेन में ही ट्विस्ट करेगा।
ये इसी को ये ऐसे ट्विस्ट कराएगा, तो इसी प्लेन में ट्विस्टिंग कपल क्रॉस सेक्शन वाले प्लेन पर ही कार्य करता है, इसी प्लेन में कार्य करता है, लेकिन बेंडिंग कपल क्रॉस सेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर कार्य करता है। तो ट्विस्टिंग कपल देख लिए होंगे कौन से फोर्स की वजह से कहाँ लगा देंगे तो ट्विस्टिंग कपल जनरेट करेगा, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब लॉन्गिट्यूडनल से क्या रिलेशन है, परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, सही बोल रहे हैं, देखिए फिगर में। और ये क्या करेगा, ये ऐसे घुमाएगा तो ये क्या करेगा, परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये आपका ऐसे है, ये ऐसे घुमाएगा, तो लॉन्गिट्यूडनल अक्ष के परपेंडिकुलर आपका ये होता है। फिर उसके बाद हम लोग सेंट्रायड पोलर एक्सिस के एक्ट अबाउट द पोलर एक्सिस। ये जो ट्विस्टिंग कपल होता है ये पोलर अक्ष के अबाउट होता है। जब सेप्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ेंगे तो आपको यही कॉन्सेप्ट वहां पर लगाया जाएगा। बीम जब पढ़ेंगे तभी ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जब बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाएगा वहां पर कभी ये इस्तेमाल हो सकता है। शियर स्ट्रेस पढ़ेंगे तो भी इसका कॉन्सेप्ट यूज होगा। बाकी सेप्ट जो पढ़ेंगे वो तो क्लियर है। एसेंट्रिक लोड जब आप कॉलम और स्ट्रट का एसेंट्रिक सिटी पढ़ेंगे तो भी इसकी कॉन्सेप्ट वहां पर आता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप समझ लीजिए कि जब ट्विस्ट होगा तो ये किसके अबाउट होगा, पोलर अक्ष के अबाउट ये ट्विस्ट होगा। ये पूरी क्रॉस सेक्शन पोलर एक्सिस के अबाउट घूमेगा। तो ये तो हम लोग इसकी एक रेक्टेंगुलर काट ले लिया गया, हो सकता है इसमें सर्कुलर भी काट दिया जाता हो। तो जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स एक्सिस होता है वही वर्टिकल ट्रांसवर्स एक्सिस होता है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स एक्सिस का मान और वर्टिकल ट्रांसवर्स एक्सिस के मान के बराबर होता है। और कभी आप मैकेनिक्स में भी देखे होंगे जब हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते हैं किसी सर्कुलर काट पर, तो आप वहाँ पर आई एक्स एक्स और आई वाई वाई आपस में बराबर मानते हैं और इसी का हम लोग यूज वहाँ पर करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कुछ इसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे और कुछ वहाँ का, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में हम लोग का बराबर क्यों आता है। तो आप मालूम करें दोनों में, यानी चाहे वो रेक्टेंगुलर हो चाहे सर्कुलर हो, हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स एक्सिस वर्टिकल ट्रांसवर्स एक्सिस दोनों में मानेंगे। लेकिन सर्कुलर में क्या होता है कि वर्टिकल ट्रांसवर्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स एक्सिस दोनों बराबर होता है और इस वजह से जहां पर बराबर होना होगा वहां रख देते हैं तो वहां पर 2 टाइम्स में आ जाता है। और इस कारण से पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान आप निकालते होंगे तो एक 32 टर्म्स में नीचे आता है, पाई डी के पावर 4/32 आता है। बल्कि वैसे निकालेंगे तो आपका किसी रेक्टेंगुलर कार्ड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो पाई डी के पावर 4/64 आता है। तो यहाँ ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये आपका वर्टिकल। तो ये हमने लोड को समझा दिया। आपको मालूम चल जाएगा कि भाई बेंडिंग कपल क्या होता है, मतलब बीम में बेंडिंग किस लोड की वजह से होता है। आप समझ तो गए होंगे कि भाई बेंडिंग जब हम लोग एक्सियल लोड को एसेंट्रिक कर देंगे तो वो बेंड हो जाएगा। यूनिफॉर्म बेंडिंग करना है, दोनों तरफ समान लोड लगा दीजिए अपोजिट डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म बेंडिंग हो जाएगा, इधर भी इधर भी। यहाँ भी मोमेंट लगेगा, इधर भी मोमेंट लगेगा। सिमिलरली यदि ट्विस्टिंग कब आएगा तो आप समझ लेंगे वर्टिकल ट्रांसवर्स लोड को हम एसेंट्रिक बना दें और उस केस में हमारा ट्विस्टिंग आ जाएगा। तो यही हमने एक चार्ट में बना दिया, एक टेबल के थ्रू आपको समझाए हैं, समझाने का प्रयास किया। अब थोड़ा सा न्यूमेरिक डेटा नहीं, इसी का कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए हमने कुछ फिगर लाया है और उसको आप हमारे साथ सॉल्व करिएगा। देखिए ये कुछ इस प्रकार से है। इसमें एक कैंटिलीवर नुमा, मतलब एक जिसका एक सिरा, सपोज अभी कुछ भी नहीं जानते हैं, सिंपल सा एक राड है जिसका एक सिरा बांध दिया गया है, दूसरे सिरे ए पर हम पी लोड उसी अक्ष पर बाहर की तरफ लगा रहे हैं। इसमें प्रॉपर्टी क्या होगा, इस राड ए बी में मतलब एक्सियल लोड का मान कितना होगा, तो कहेंगे एक्सियल लोड का मान P होगा। तो P यहाँ लिख दिया गया है। शियर फोर्स इसमें कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या इसमें कहीं ट्रांसवर्स लोड लग रहा है, तो ट्रांसवर्स लोड फिगर में मतलब लंबाई वाले अक्ष से परपेंडिकुलर यदि लोड लगेगा तो ट्रांसवर्स लोड लगेगा, शियर लोड होगा वरना नहीं होगा। तो बताइए शियर लोड होगा कि नहीं, तो कहेंगे शियर लोड नहीं होगा। बेंडिंग मोमेंट हमारा यहाँ पर कितना होगा, ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट का मान कितना होगा, तो बेंडिंग मोमेंट तभी आएगा जब हम इस लोड को इस अक्ष से कुछ एसेंट्रिक, इसी के पैरेलल कुछ हम एसेंट्रिक बना देंगे तो ये बेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर बेंड होने की कुछ नहीं सवाल है, तो बेंडिंग नहीं होगा, मतलब बेंडिंग मोमेंट का मान भी 0 होगा। ट्विस्टिंग मोमेंट का बेंडिंग मोमेंट बी का मान भी यहाँ बी पर भी 0 होगा, क्योंकि ये लोड एकदम पूरा यहाँ पर आ जा रहा है तो यहाँ पर कोई लोड नहीं लगेगा। अच्छा, यही हम वर्टिकल ऐसे लोड लगा देंगे तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर आ जाएगा।
तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट बी पॉइंट पर भी जीरो होगा, ए पॉइंट पर भी जीरो होगा, क्योंकि कोई भी ट्रांसवर्स शियर लोड नहीं लग रहा है। ट्विस्टिंग मोमेंट कब आएगा? जब हमारा ट्रांसवर्स लोड लगे और एसेंट्रिक हो जाए। ट्रांसवर्स क्या हो जाए? एसेंट्रिक हो जाए तो ट्विस्टिंग होगा, लेकिन यहाँ ट्रांसवर्स लोड ही नहीं लग रहा है तो एसेंट्रिक का कोई सवाल नहीं है, मतलब यहाँ ट्विस्टिंग मोमेंट नहीं है। तो जब भी किसी अवयव पर ऐसा लोडिंग दिया है उसको हम बोलते हैं दैट इज द कंडीशन ऑफ प्योर एक्सियल लोडेड। क्या बोलते हैं? प्योर एक्सियल लोडेड। दैट इज द कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ प्योर एक्सियल लोडेड मेंबर? तो कहेंगे एक्सियल लोड इज नॉट इज इक्वल टू जीरो बट शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड ट्विस्टिंग मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। जब शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट सब कुछ जीरो हो, जब एक्सियल लोड जीरो ना हो, और उस केस में इसको हम बोलते हैं प्योर एक्सियल लोडेड मेंबर। तो आप समझ गए होंगे दैट इज द कंडीशन ऑफ प्योर एक्सियल लोडेड मेंबर। यदि आपको और ज़्यादा किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। बाकी हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट किए हैं पढ़ना और पूरा कंटिन्यूअस पढ़ते रहेंगे। बस आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ताकि जो हम पढ़ाएं तो आपके पास वो क्लास पहुंच जाए। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और कमेंट करके भी आपको बताएंगे कि कॉन्सेप्ट आपको किस प्रकार आपका समझ में आ गया या और कोई कन्फ्यूजन आपको लग रहा है। चूँकि इस फिगर के थ्रू हमने काफ़ी फिगर डिटेल प्रयास किए हैं समझाने का कि हर एक स्टूडेंट्स इसमें अच्छे से समझ ले। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमें ज़रूर बताएंगे, हम आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर सहयोग करेंगे। तो ये आपको समझ गए होंगे कि इट इज़ द कंडीशन ऑफ प्योर एक्सियल लोडेड ड्यू टू प्योर एक्सियल लोडेड बी आइदर इलोंगेट और कंट्रैक्ट। एक्सियल लोड किसी अवयव में या तो लंबाई उसकी बढ़ाता है या तो उसकी लंबाई कम करता है। प्योर एक्सियल लोडेड मेंबर, पूरी सोम की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग एक जनरल फॉलो कर रहे हैं। मीन्स यह कंडीशन एक ऐसा है जब भी आपको एक्सियल लोडेड मेंबर मिलता है तो आप समझेंगे या तो उसकी लंबाई बढ़ाएगा या तो घटाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ लोड एंड डायरेक्शन ईच एंड एवरी सेक्शन इज सेम। प्योर एक्सियल लोडेड मेंबर के लिए इस लोड का जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है पूरी क्रॉस सेक्शन पर एक समान रहता है। P यदि मैग्नीट्यूड A पर है तो यहाँ पर भी A रहेगा, P हर जगह P मैग्नीट्यूड रहेगा। यदि यह खिंचाव में लगता है तो इसका प्रत्येक काट भी खिंचाव में ही होगा। दैट ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन दैट मैग्नीट्यूड P एंड द डायरेक्शन इज सेम। दैट इज द कंडीशन ऑफ प्योर एक्सियल लोडेड मेंबर। आप इसको दिमाग में बैठा लेंगे और हमने इस फिगर के थ्रू समझा दिया। अच्छा, दूसरा वाला देखेंगे। एक कोई मेंबर है जिसका एक सिरा बांध दिए हैं, अभी इसका कोई हम नाम नहीं दिए हैं क्योंकि हम लोग शो में स्टार्ट कर रहे हैं। और कैंटिलीवर क्या होता है आपको नहीं पता है। हमने बताया एक राड है जिसको बांध दी है, दूसरे पर हम लोग क्या लगाए हैं? ट्रांसवर्स लोड लगाए। एक प्रकार का ट्रांसवर्स लोड, इस लंबाई वाला अच्छा है तो इधर से हम लोग ट्रांसवर्स लोड लगा दिए हैं। ट्रांसवर्स लोड P जब लगाएंगे तो आपको इसका कंडीशन बताना है कि इसमें एक्सियल लोड कितना होगा। तो भाई अक्ष पर कोई लोड नहीं लगा है तो इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सियल लोड नहीं लगा है, तो एक्सियल लोड 0 बता दिए। अब ट्रांसवर्स लोड कितना होगा? ट्रांसवर्स मतलब शियर लोड कितना होगा यहाँ पर? तो शियर लोड कितना बताएंगे? कहेंगे PU। वर्टिकली आपका शियर लोड P लग रहा है। अब आपको बताना है कि A बिंदु पर, A पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। तो भाई A पॉइंट पर जहां पर लोड लग रहा है उसी बिंदु पर मोमेंट लेंगे तो बल इंटू दूरी 0 हो जाएगा। लेकिन इस बल का इसका डिस्टेंस यदि V पर निकालना पड़ा तो बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू P इंटू एल, यानी एक मोमेंट क्रिएट करेगा जिसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा P इंटू एल। अब आते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट देखते हैं। अच्छा, A पॉइंट पर 0, B पॉइंट पर P इंटू एल हो गया। बेंडिंग ट्विस्टिंग मोमेंट देखते हैं। ट्विस्टिंग मोमेंट, तो ट्विस्टिंग तो कहीं पर भी देखेंगे सेम होगा। तो ट्विस्टिंग मोमेंट तब आएगा जब हमारा शियर लोड एसेंट्रिक हो जाए। क्या हो जाए? ये आपका शियर लोड है, ये कहीं हट करके मतलब स्क्रीन के अंदर लग जाए या बाहर लग जाए तो ये क्या करेगा? राड को ऐसे ट्विस्ट करेगा। लेकिन शियर लोड जो लगा है वो एसेंट्रिक नहीं लगा है, मतलब यहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट का मान 0 हो जाएगा। अब बताइए, एक्सियल लोड 0 है, शियर फोर्स आपका P आया है, बेंडिंग मोमेंट PL आया है B पॉइंट पर, ट्विस्टिंग मोमेंट कुछ 0 आया है। इट इज द कंडीशन ऑफ वर्टिकल ट्रांसवर्स शियर लोडिंग, मतलब इसको बोलते हैं इट इज द कंडीशन ऑफ वर्टिकल ट्रांसवर्स शियर लोडिंग। जब किसी मेंबर पर वर्टिकल ट्रांसवर्स लोड लगता है तो उस केस में हमारा शियर फोर्स भी आता है और बेंडिंग मोमेंट भी आता है। तो आप देखे होंगे कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब खींचते हैं तो ये वाला कंडीशन वहां पर यूज किया जाता है।
ड्यू टू दिस कंडीशन ऑफ लोड बार विल बी बेंट एज विल एज शेयर। मतलब जब भी कभी ऐसा कभी कोई लोड लगता है किसी अवयव पर तो आप समझेंगे कि वो बार बेंड होने के साथ साथ कर्तन भी होता है, मतलब कर्तन शेयर भी होगा और साथ में ये मुड़ेगा भी। जब किसी राड पर ट्रांसवर्स लोड मतलब ये ऐसा लोड लगता है तो इसमें कर्तन भी होगा और साथ में बेंड होगा। दैट इज दिस कंडीशन में यहाँ पर शेयर फोर्स भी लग रहा है और बेंडिंग मोमेंट भी लग रहा है, मतलब ये राड मुड़ेगा और कटेगा भी। तो यह कंडीशन है, इट इज द कंडीशन ऑफ वर्टिकल ट्रांसवर्स शियर लोडिंग। बेंडिंग मोमेंट इज द वर्टिकल, बेंडिंग मोमेंट इज वेरिएबल, सॉरी बेंडिंग मोमेंट इज द वेरिएबल एवरी सेक्शन बिटवीन ए टू बी। मतलब इस बेंडिंग मोमेंट का मान बदलेगा जैसे जैसे लंबाई पास आते जाएंगे इसका मान बेंडिंग मोमेंट का मान बदलता जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 0 हो गया तो आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे यल का मान धीरे धीरे यहाँ से बढ़ता जाएगा। लोड से सबसे दूर बिंदु बी है और वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का मान मैक्सिमम होता है। और आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि जहाँ फिक्स होता है कैंटिलीवर, आगे नाम देंगे कैंटिलीवर का, तो कैंटिलीवर बीम के फिक्स बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट का मान अधिकतम होता है। दैट इज द कंडीशन हम लोग देख लिए ट्रांसवर्स का। एक और हम लोग फिगर नीचे दे, एक राड है यहाँ देख रहे हैं, ऐसे राड है और एक राड ऐसे मुड़ा हुआ है और इस मुड़े हुए राड पर यहाँ पर हम फोर्स पी लगाते हैं। आप समझ गए होंगे कि हम लंबाई की डायरेक्शन में लोड नहीं लगाए हैं, लंबाई की डायरेक्शन को छट करके लोड लगाएंगे। पी लोड, इसको हम बोलेंगे एसेंट्रिक लोड। इट इज द कंडीशन ऑफ एसेंट्रिक एक्सियल लोडेड। और इस केस में आपको बताना है कि ए बी में क्या क्या हो रहा है। बताइए एक्सियल लोड इसमें क्या हो रहा है। तो एक्सियल लोड का मान आपका पी लगेगा, कोई दिक्कत। इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे यदि ऐसे, तो आपका स्क्रीन पर पॉइंटर देखेंगे, एक लाइन खींचेंगे ऐसे, यहाँ पर ए पॉइंट बनाएंगे, यहाँ पर पी लोड लगा देंगे और साथ में पी इंटू ई का एक मोमेंट भी लगाएंगे बिंदु ए पर। आप एक्सियल लोड हो गया, शेयर फोर्स कहीं लग रहा है, कहीं वर्टिकल लोड नहीं लग रहा है, यानी शेयर फोर्स यहाँ पर 0 हो जाएगा। ए बी वाले बार में शेयर फोर्स नहीं कार्य करेगा। बेंडिंग मोमेंट का मान यदि देखा जाए, बेंडिंग मोमेंट का मान तो P इंटू ई कांस्टेंट मान से यहाँ पर ए बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट का मान कितना कार्य करेगा, P इंटू ई एक कांस्टेंट है। जितना बेंडिंग मोमेंट का मान ए बिंदु पर कार्य करेगा उतना ही बेंडिंग मोमेंट का मान यहाँ पर भी लगेगा। मतलब बी पर बेंडिंग मोमेंट का मान और ए पर बेंडिंग मोमेंट का मान समान होगा। ट्विस्टिंग मोमेंट का मान 0 होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी एसेंट्रिक ट्रांसवर्स लोड नहीं लग रहा है। अब देखिए इसको पढ़ते हैं, इसका मेन पॉइंट, इट इज द कंडीशन ऑफ एसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग ड्यू टू दिस कंडीशन ऑफ लोडिंग बार बेंड एज वेल एज इलोंगेट। मतलब यदि इस प्रकार का हम कहीं पर भी लोड लगाएंगे तो बेंड होने के साथ साथ उसकी लंबाई बढ़ेगा। यदि इसको हम दबाव में लगा देंगे तो बेंड होने के साथ साथ उसकी लंबाई कम होगा। एक्सियल लोड एंड बेंडिंग मोमेंट, एक्सियल लोड एंड बेंडिंग मोमेंट इज द कांस्टेंट ईच एंड एवरी सेक्शन। मतलब ए बी के कहीं पर भी आपका जो बेंडिंग मोमेंट का मान और एक्सियल बेंडिंग मोमेंट का मान और एक्सियल लोड का मान कांस्टेंट रहेगा। तो आपका ये फिगर आपका है कंडीशन ऑफ एसेंट्रिक एक्सियल लोड का। अब यहाँ आते हैं ट्रांसवर्स लोड का। मतलब ये जो हम पॉइंट दिखाए हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि कुछ इस प्रकार से लोड लगा है। जैसे ये लोड हम ऐसे लगाए हैं, एक राड है, ऐसे राड है और ये हम मतलब बाहर की तरफ ऐसे लगाया गया है, एक वर्टिकली लोड ऐसे लगाए हैं। तो दिखा तो नहीं पा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर हम पॉइंट दिखा गया है कि कुछ इस प्रकार से लोड लग रहा है। तो इट इज द कंडीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स शियर लोड। हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स शियर लोड यहाँ पर लगाया गया है एंड पासेस थ्रू द सेंट्राइड, जो सेंट्राइड से पास करता है, एसेंट्रिक से नहीं। तो बताइए यहाँ पर एक्सियल लोड कोई लगेगा तो कहेंगे नहीं, एक्सियल लोड नहीं लगेगा क्योंकि एक्सियल लोड यहाँ पर लगा ही नहीं है, ट्रांसवर्स लोड लगा है। तो शियर फोर्स कितना होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली लगा है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लगा है, ये आपका वर्टिकल, ये जो कंडीशन था यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये कुछ इस प्रकार से लोड है, ये वर्टिकल शियर लोड है, ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये वाला नीचे हॉरिजॉन्टल शियर लोड हो जाएगा, ये वाला ये हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स हो जाएगा यहाँ पर। तो ड्यू टू दिस कंडीशन ऑफ लोड बार विल बी बेंड एज वेल एज शेयर। देखिए यहाँ पर ये शेयर फोर्स P लग रहा है। बेंडिंग मोमेंट का मान कितना होगा, बेंडिंग मोमेंट का मान ए बिंदु पर 0 होगा क्योंकि उसी फोर्स का उसी बिंदु पर मोमेंट का मान 0 हो जाता है। बेंडिंग मोमेंट B पर यदि निकाला जाए तो सिंपल सा A बाहर से लगा रहा है, ऐसे बाहर से लगा रहा है तो P इंटू एल का एक मोमेंट कार्य करेगा और वेरिएबल होगा।
जैसे जैसे बी बिंदु की तरफ जाएंगे, पॉइंट की तरफ जाएंगे, उस समय बेंडिंग मोमेंट का मान बढ़ेगा तो मैक्सिमम बी बिंदु पर होगा। तो दोनों का केस आप समझ लीजिए, ये आपका वर्टिकल ट्रांसवर्स शियर लोड है, ये आपका हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स शियर लोड है, और दोनों ए भी एसेंट्रिक लगा है, सेंट्राइड में लगा है, वर्टिकली सेंट्राइड लोड लगा है, और ये भी हॉरिजॉन्टल सेंट्राइड लोड लगा है। तो ये बस शेयर फोर्स आपका बदल रहा, हॉरिजॉन्टल शेयर फोर्स वहां पर वर्टिकल शेयर फोर्स आ रहा था, बाकी सब कंडीशन है। ये क्या करेगा, बेंडिंग मोमेंट इज वेरिएबल एवरी क्रॉस सेक्शन बिटवीन ए टू बी, ए से बी की तरफ बेंडिंग मोमेंट का मान वेरिएबल होगा, लेकिन शेयर फोर्स का मान पूरी लंबाई पर कांस्टेंट होगा, आप समझ लीजिए। ये ऐसा कंडीशन है जो सभी कभी कभी आगे वाले जो चैप्टर हम लोग बेंडिंग मोमेंट पढ़ेंगे, शेयर फोर्स पढ़ेंगे या शेयर स्ट्रेस पढ़ेंगे, वहां पर ये कॉन्सेप्ट काम में आएंगे। तो इसके बाद वाला डिस्कस करते हैं फिगर, देखिए ये वाला, यह कंडीशन क्या है, यह इट इज द कंडीशन ऑफ एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। मतलब हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन पर डिस्कस करते हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करते हैं। बताइए यहाँ पर एक्सियल लोड कोई लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मतलब ये बाहर से अंदर की तरफ प्लेन में हम लोग लोड लगाते हैं वर्टिकली, लेकिन कुछ एसेंट्रिक लगा रहे हैं, तो शियर फोर्स क्या है, कांस्टेंट होगा। चलो कितना मान का लगेगा इसमें शियर फोर्स, P कांस्टेंट शेयर मान का शेयर फोर्स लगेगा, हॉरिजॉन्टल शेयर फोर्स। बेंडिंग मोमेंट ए पर क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट ए पर क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट, तो सिंपल सा बेंडिंग मोमेंट ए पर आपका मान जो होगा वो 0 होगा। बेंडिंग मोमेंट का मान बी पर कितना होगा, तो सिंपल सा P इंटू एल होगा, जो वेरिएबल होगा, सिंपल सा वेरिएबल होगा। ड्यू टू दिस कंडीशन ऑफ लोडिंग शेयर फोर्स इज द कांस्टेंट ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट वैरिंग एवरी सेक्शन बिटवीन ए टू बी में बेंडिंग मोमेंट का मान वेरिएबल होगा। ट्विस्टिंग मोमेंट का मान कितना होगा, कुछ लोग इसको कंफ्यूजन में समझते होंगे कि यार बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर 0 कैसे आ गया ए बिंदु पर, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट को हम लोग P इंटू एल ई दिखा सकते हैं। नहीं, ये ट्विस्टिंग मोमेंट होगा, बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा। बेंडिंग मोमेंट ऐसे मुड़ता, ये आपका क्या है, ट्विस्ट करेगा, ये ऐसे घुमाएगा, देख रहे ना, ऐसे ट्विस्ट करेगा, यहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट आएगा, यानी कि ट्विस्टिंग मोमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, P इंटू ए। तो P इंटू ए का ट्विस्टिंग मोमेंट ए से लेकर के बी तक पूरा कांस्टेंट रहेगा। मीन्स एक बार फिर से हम कॉन्सेप्ट पढ़ जा रहे हैं, इट इज द कंडीशन ऑफ एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोडिंग, हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहा है। ड्यू टू दिस कंडीशन ऑफ लोडिंग शियर लोड इज कांस्टेंट बट बेंडिंग मोमेंट वैरिंग एवरी सेक्शन बिटवीन ए टू बी। बेंडिंग मोमेंट वैरी करता है बिटवीन ए से लेकर के बी तक। ट्विस्टिंग मोमेंट इज कांस्टेंट, पूरी ट्विस्टिंग मोमेंट यहाँ पर कांस्टेंट होता है। तो यह पूरा रॉड ट्विस्ट करेगा कितने मोमेंट से, तो आप बताएंगे P इंटू ई मोमेंट से ट्विस्ट करेगा। अब आते हैं इस कंडीशन में लोडिंग लगाया जाता है, एक कुछ इस प्रकार से ए बी है, उसके बाद यहाँ पर भी एक रॉड है, यहाँ ई दूरी पर हम लोड P लगा रहे हैं। अब बताइए यदि हम कोई ई दूरी पर कोई P लोड लगाते हैं, यहाँ से भी हम कुछ ई दूरी पर P लोड लगाते हैं, ये लोड की जो डायरेक्शन है वो लॉन्गिट्यूडनल अक्ष के पैरेलल में है, लेकिन कुछ दूरी पर है। तो आप बताइए जब लॉन्गिट्यूडनल अक्ष से कुछ दूरी पर लोड लगाते हैं तो इसमें बेंडिंग कपल जनरेट होगा। तो ये P इंटू ई का इसी डायरेक्शन में घुमाएगा, P इंटू ई का इसी डायरेक्शन में घुमाएगा, तो सिंपल सा हो जाएगा P इंटू ई और P इंटू ई, 2P इंटू ए का यहाँ पर एक मोमेंट क्रिएट करेगा और इस बीम को टोटल बेंड करेगा। अब आते हैं एक्सियल लोड। एक्सियल लोड का मान कितना होगा, तो यदि हम फ्री बॉडी डायग्राम इसको बनाएंगे तो एक हम इधर लाइन खींचेंगे, ए पॉइंट पर P इधर दिखाएंगे, ए पॉइंट पर P इधर दिखाएंगे, दोनों P इधर P है इधर P है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा और ए बी की दिशा में किसी प्रकार का कोई एक्सियल लोड नहीं लगेगा, मतलब एक्सियल लोड का मान 0 हो जाएगा। यदि शियर फोर्स का मान देखा जाए कि शियर फोर्स कितना लगेगा, तो कहीं पर भी शियर ट्रांसवर्स शियर लोड नहीं लगा है, मतलब यहाँ पर शियर फोर्स का मान ए बी में कहीं पर नहीं लगेगा, 0 हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट का बात किया जाए, यदि बेंडिंग मोमेंट का बी पर बात किया जाए, यदि बी पर बेंडिंग मोमेंट का बात किया जाए, तो बताइए बी पर बेंडिंग मोमेंट का मान कितना होगा। और या बेंडिंग मोमेंट पहले ए को हम लोग देख लेते हैं। ए पर बेंडिंग मोमेंट का मान अभी हमने डिस्कस किया, P इंटू ई, मतलब 2P इंटू ई का एक बेंडिंग मोमेंट क्रिएट कर जाएगा। और यहाँ से हमने डिस्कस कर दिया बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट ऑफ ए 2P इंटू ए का कांस्टेंट हो जाएगा। और यही कांस्टेंट आपका बेंडिंग मोमेंट बी पर भी ये पूरा एकदम कांस्टेंट रूप में हो जाएगा,
यहाँ जीरो नहीं रहेगा, यहाँ पर P इंटू ए का मान कांस्टेंट हो जाएगा। इट इज द कंडीशन ऑफ प्योर बेंडिंग मोमेंट means when the two equal and opposite load acting parallel to the longitudinal axis are perpendicular to the plane of the cross section but an eccentric distance due to this condition of the loading only constant bending moment। मतलब B पॉइंट पर हम लोग क्या यहाँ पर लिखा जाएगा 2P इंटू ई, 2P और E, 2P इंटू ई का हम लोग कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर भी देंगे। मतलब एक तरफ से बेंडिंग मोमेंट जो यहाँ होगा वही बेंडिंग मोमेंट यहाँ होगा, ये जीरो बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा यहाँ पर। तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं ट्विस्टिंग में। ए वाला कंडीशन को बोलते हैं प्योर बेंडिंग कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ प्योर बेंडिंग मोमेंट? तो कहेंगे बेंडिंग मोमेंट का मान कांस्टेंट होगा, बाकी एक्सियल लोड जीरो, शियर फोर्स जीरो, ट्विस्टिंग मोमेंट जीरो, बस बेंडिंग मोमेंट जीरो का मान नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं प्योर बेंडिंग कंडीशन ऑफ प्योर बेंडिंग। और ऐसा भी कंडीशन होता है जहां पर एक्सियल लोड जीरो, शियर फोर्स जीरो, बेंडिंग मोमेंट जीरो, ट्विस्टिंग मोमेंट भी जीरो नहीं होता, उसको कंडीशन ऑफ प्योर टार्सन बोलते हैं। देखिए अगला वाला हम लोग फिगर, कंडीशन ऑफ प्योर टार्सन यहाँ पर दिया गया है। कंडीशन ऑफ प्योर टार्सन में हमने इसमें एक ब्लैक कलर पूरा डार्क कर दिया है, दूसरा एक थोड़ा सा यहाँ पर व्हाइट किया है। इसका मतलब एक हम अंदर की तरफ लोड लगा रहे हैं और एक बाहर की तरफ मैग्नीट्यूड, दोनों ही P मैग्नीट्यूड, एक अंदर की तरफ लगा रहे हैं ट्रांसवर्स और एक बाहर की तरफ लगा रहे हैं। इट इज द कंडीशन ऑफ प्योर टार्सन मीन्स टू इक्वल एंड अपोजिट लोड एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस आर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। सेम बात एक ही है, बट इन एसेंट्रिक डिस्टेंस, मतलब हम लोग परपेंडिकुलर लॉन्गिट्यूडिनल अक्ष के लंबवत लगा रहे हैं लेकिन कुछ दूरी पर लगा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में समान मैग्नीट्यूड का लोड लगा रहे हैं। तो आप बताइए कि क्या एक्सियल लोड इसमें होगा? भाई एक्सियल लोड कहीं नहीं लग रहा है तो एक्सियल लोड तो जीरो होगा। ट्रांसवर्स शियर लोड लग रहा है, ठीक है, ये बिंदु पर शियर लोड लगेगा, एक अंदर जा रहा है और एक बाहर जा रहा है। एक अंदर जा रहा है, किसी को प्लस मानेंगे किसी को माइनस मानेंगे, दोनों को देखा जाए तो दोनों आपस में निगलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में है। शियर फोर्स का मान बिंदु ए पर जीरो हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट का मान कहीं से नहीं आएगा क्योंकि कहीं पर भी एसेंट्रिक एक्सियल लोड नहीं लगा है। ट्विस्टिंग मोमेंट है, एसेंट्रिक ट्रांसवर्स लोड दोनों लग रहा है, एक अंदर की तरफ जा रहा है तो ऐसे घुमाएगा और एक बाहर की तरफ आ रहा है फिर भी उसी तरह घुमाएगा। तो P इंटू ई और P इंटू ई का एक मोमेंट यहाँ पर दैट इज द ट्विस्टिंग कपल लगेगा और इसको मिला करके 2P कांस्टेंट हो जाएगा। ड्यू टू दिस कंडीशन ऑफ लोडिंग ट्विस्टिंग मोमेंट इज कांस्टेंट बोल सकते हैं। कांस्टेंट यहाँ लिख दीजिए, कांस्टेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट इज कांस्टेंट यहाँ हो जाएगा, ट्विस्टिंग मोमेंट इज कांस्टेंट। ईच एंड एवरी सेक्शन, पूरी सेक्शन पर ट्विस्टिंग मोमेंट का मान कांस्टेंट हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार देख लीजिए। इट इज कंडीशन ऑफ प्योर टार्सन मीन्स टू इक्वल एंड अपोजिट लोड एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द longitudinal axis are parallel to the plane of cross section but an eccentric distance. Due to this condition of loading twisting moment is constant each and every section। तो ये तो था हम लोग का लोड का क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग था? प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन या नेचर ऑफ लोड के अकॉर्डिंग था। और हमने इसको फिगर के थ्रू समझाने का भी प्रयास किया और एक टेबल यहाँ डिस्कस किया और साथ में एक फिगर डिस्कस किया। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो वीडियो को फिर से रिवाइज करिए और एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको पूरी एकदम A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रोक रोक के आप वीडियो को देखेंगे समझेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी लोड का क्लासिफिकेशन जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन है या रिस्पेक्टिव टाइम है, ये हम लोग अगला जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसके पहले हम लोग लोड का क्लासिफिकेशन करते हैं और फिर उस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद हमारा जो क्लास रहेगा वो स्ट्रेस के लिए रहेगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस, मतलब इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर रहेगा। तो आगे की क्लास के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और लोग को भी शेयर कर देंगे, क्योंकि ये जो क्लास हमारा लोड का क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिगर ये जो हमने डिस्कस किया है काफ़ी इसमें मेहनत किया गया है, समझाने का भी प्रयास किया गया है और हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी किसी प्रकार का कोई आपको डाउट लगता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।